आज हम लोग चर्चा विश्व के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की करेंगे, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं तथा इसे संक्षेप में हम यूएनओ के नाम से जानते हैं। मैं इसे क्यों विश्व का सबसे बड़ा संगठन कह रहा हूँ, क्योंकि यह कुल 193 देशों का संगठन है और ऐसा कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है जिसमें इतने देश शामिल हों। यदि यह इतना बड़ा संगठन है तो निश्चित है कि विश्व इतिहास की यह बड़ी महत्वपूर्ण घटना है और इसके पीछे कारण भी अति महत्वपूर्ण होगा और उसका उद्देश्य उससे भी बढ़कर महत्वपूर्ण होगा। तो अब हम इनके एक एक प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि संगठन की स्थापना के पीछे कारण क्या थे। यदि हम पहले कारण की बात करें तो हम कह सकते हैं यह द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव था, क्योंकि 1939 से लेकर 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में बहुत जन धन की हानि पहुंचाई थी। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि इसके बाद वाला यदि विश्व युद्ध हुआ तो वह इतना भयावह होगा कि उसकी कल्पना करने पर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में भविष्य में इस तरह के युद्धों से बचा जाए तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जो उसे रोकने में सफल हो और इसी आवश्यकता ने इस संगठन को जन्म दिया। वहीं पर अगर हम दूसरे कारण की चर्चा करें तो हम राष्ट्र संघ की असफलता का नाम ले सकते हैं। अब इसका तात्पर्य क्या है? हम जानते हैं कि जैसा प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में हमने एक लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ नामक एक संगठन की स्थापना किया था, लेकिन वह संगठन को भी यही जिम्मेदारी दी गई थी कि अगला इस तरह का कोई विश्व युद्ध न हो, लेकिन वह द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में पूरी तरह से असमर्थ रहा। अब उनकी कमियों को दृष्टिगत रखते हुए हमें उससे भी ज़्यादा ताकतवर संगठन की आवश्यकता थी जो ऐसे युद्धों को भविष्य में रोक सके और इसी आवश्यकता ने संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन को जन्म दिया, क्योंकि हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कोई बड़े संगठन की स्थापना एकाएक नहीं होती है, उसको एक लंबी प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसके तहत हम संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन पर भी एक लंबी प्रक्रिया की चर्चा करते हैं। हम देखते हैं कि जब ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उसी समय से इस संगठन पर बात होना शुरू हो गई थी कि हमें युद्ध के बाद एक शक्तिशाली संगठन बनाना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम प्रक्रिया में बात करें तो 1941 में एक अटलांटिक चार्टर का नाम ले सकते हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के बीच एक हस्ताक्षर हुआ था, जिसे इतिहास में अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। इस अटलांटिक चार्टर में बातें जो लिखी गई थी कि यह कहा गया था कि इस युद्ध के बाद विश्व के लिए कुछ नियम निर्धारित किए जाने चाहिए, जिसमें प्रमुख 8 नियमों का उल्लेख था जिसका पालन हर देश को करना होगा। अब ये बात उठती है कि इसका नाम अटलांटिक चार्टर या अटलांटिक घोषणा पत्र क्यों पड़ा। तो जैसा हम जानते हैं कि 14 अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच न्यू फाउंडलैंड के पास अटलांटिक महासागर पर एक युद्धपोत पर यह बैठक हुई थी और उसी बैठक के दौरान यह तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम ही अटलांटिक चार्टर या घोषणा पत्र पड़ा। वहीं पर हम गठन की प्रक्रिया के अगर तीसरे पड़ाव की बात करें तो हम डम्बाल्टन ओक्स सम्मेलन का नाम ले सकते हैं जो सन 1944 में हुआ था। यह सम्मेलन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के डम्बाल्टन ओक्स में हुआ था। इसमें संगठन की संरचना कैसी होगी इस पर चर्चा की गई थी। जैसा कि इसमें कहा गया था कि एक सामान्य सभा होगी जिसमें सभी देश के लोग शामिल होंगे। दूसरा, एक सुरक्षा परिषद होगी जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होंगे जिन्हें
वीटो पावर दिया जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा। इस तरह की बातों को हमने 1944 में डम्बाल्टन ओक सम्मेलन में बात की थी। अब हम इसके गठन के अगले पड़ाव की बात करें तो 1945 में हुए क्रीमिया देश के शहर याल्टा सम्मेलन की बात कर सकते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की अंतिम रूपरेखा और वीटो के उपयोग पर सहमति बनी थी। अब हम इसके अंतिम पड़ाव 1945 में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की करते हैं, जिसे 25 अप्रैल से 26 जून 1945 तक 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र के संविधान को अंतिम रूप से बनाया और 24 अक्टूबर 1945 को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हो गया। यही कारण है कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी। इसीलिए हम प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद में इसके उद्देश्यों की चर्चा की जाती है, क्योंकि किसी भी संगठन का उद्देश्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर हम पहले उद्देश्य की चर्चा करें तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही था कि हम अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वहीं पर दूसरा उद्देश्य था कि हम सभी देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करेंगे। वहीं पर तीसरा उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं पर अगर अगले उद्देश्य की बात करें तो मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा। अब हम संयुक्त राष्ट्र संघ के संरचना की बात करते हैं। संरचना का मतलब होता है उसके कितने अंग हैं। तो वहीं पर संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अगर तीसरे अध्याय के अनुच्छेद 7 के अनुसार देखें तो इस संगठन के 6 मुख्य अंग हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा सचिवालय और छठवां न्यास परिषद। लेकिन अगर बात करें न्यास परिषद की तो यह 1 नवंबर 1994 से निलंबित चल रही है, क्योंकि जो इसका कार्य था वह अब समाप्त हो गया है। क्योंकि पलाऊ जो अंतिम न्यास क्षेत्र था, जब से उसे स्वतंत्रता मिल गई तब से अब न्यासिता परिषद का कार्य समाप्त हो गया है। अब हम संक्षेप में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी बात कर लेते हैं। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं इसका जो गठन की प्रक्रिया चल रही थी तो इसका अंतिम रूप से बैठक अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगर मैं अगले तथ्य की बात करूं तो इस समय कुल 193 देश हैं, लेकिन इसमें से 51 ऐसे देश हैं जो संस्थापक सदस्य हैं और हमारा भारत भी उस संस्थापक सदस्यों में से एक है। अगर अगले फैक्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। वहीं पर अगर मैं नाम गिन लूँ तो जैसा कि हम जानते हैं पहला महासभा है, दूसरा सुरक्षा परिषद है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, चौथा आर्थिक सामाजिक परिषद है, पांचवा सचिवालय है और छठवां न्यासता परिषद है। वहीं पर अगले फैक्ट की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था 1919 में स्थापित यह राष्ट्र संघ से ही प्रेरित था। वहीं पर अगले फैक्ट की बात करें तो हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिग वेली थे। वहीं पर अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। और इस पर अगर हम इसके आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी 6 आधिकारिक भाषा है: अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, रूसी, चीनी, अरबी। वहीं पर अगर हम संघ के मुख्यालय की ज़मीन की बात करें तो न्यूयॉर्क में एक अमेरिकी नागरिक जॉन डी रॉकफेलर था जिसने इसे दान में दिया था। वहीं पर अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के हम झंडे की बात करें तो यह हल्की नीली पृष्ठभूमि पर ऊपर से खुली 2 जैतून की वक्राकार शाखाओं के बीच स्थित
विश्व का मानचित्र इस संगठन का ध्वज है। वहीं पर अगर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की उद्देशिका की बात करें तो इसकी उद्देशिका का प्रारंभ हम संयुक्त राष्ट्र के लोक शब्द से शुरू होता है। यह अमेरिका के संविधान तथा नीदरलैंड के संविधान से लिया गया है और जैसा कि हम देखते हैं कि बाद में जब हमारा भारतीय संविधान बना तो हमारे भारतीय संविधान की शुरुआत भी हम भारत के लोक से होती है, जो वहीं से प्रेरित है। तो अभी तक हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन की पृष्ठभूमि क्या थी इसके बारे में चर्चा किया। जैसा कि हम जानते हैं अभी तक गठन से 2025 तक करीब 80 वर्ष हो गए हैं और अगर देखा जाए 80 वर्षों में तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति और मानवाधिकार विकास के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं, लेकिन इसे और अधिक उपयोगी बनाने की आवश्यकता है और इसके जो अंग हैं उसके बारे में चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।